गांधीयन इरा में हम वन बाय वन टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। गांधीयन इरा 1917 से 1947 के बीच का टाइम पीरियड है। तो सबसे पहले हम 1919 में जो घटनाएं घटी है उसको पर फोकस करते हैं। जैसे रॉलेट एक्ट आए, जालियांवाला हत्याकांड हुआ और उसी समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए 1919 में। सबसे पहले हम रॉलेट एक्ट की बात करते हैं। रॉलेट एक्ट जिस समय आता है उस समय वायसराय होते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसी के वायसराय के टाइम पीरियड में गवर्नमेंट के द्वारा 1918 में एक सेडिशन कमेटी अपॉइंट की जाती है और इसके हेड जो बनते हैं रॉलेट बनते हैं, जस्टिस रॉलेट। और जस्टिस रॉलेट ने जो सेडिशन कमेटी बने थे उनमें कुछ रिकमेंडेशन दिया था ताकि इंडिया में जो भी सेडिशन एक्टिविटी चल रहा है, राजद्रोह की कोशिश लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए, एक्टिविटी को रोकने के लिए ये सजेशन दिया कि रॉलेट एक्ट 1919 लाया जाए। और इस एक्ट के जरिए गवर्नमेंट ने जो भी सस्पेक्ट थे उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया विदाउट ट्रायल। और इस बात को लेकर के लोगों में काफी गुस्सा था। हालांकि एक्ट के पास होने से पहले ही लोग इसके खिलाफ में थे। गांधी जी ने डिसाइड किया इस एक्ट के अगेंस्ट हम लड़ाई लड़ेंगे और उसने सत्याग्रह की घोषणा कर देते हैं 6 अप्रैल 1919 को। तो इस तरह से 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ हो जाता है गांधी जी के द्वारा। और 8 अगस्त 1919 को गांधी जी अरेस्ट कर लिए जाते हैं, जिससे लोगों में और ज्यादा गुस्सा आता है, दिल्ली, अहमदाबाद और पंजाब में स्पेशली। इसी संदर्भ में 10 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत ही पंजाब के एक बहुत बड़े नामी नेता होते हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे पंजाब में सीरियस अनरेस्ट उत्पन्न हो जाता है और लोग 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं अमृतसर पंजाब में, जहां पर हजारों लोग इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इकट्ठा होते हैं। और मीटिंग स्टार्ट हो उससे पहले ही जनरल डायर ने ऑर्डर देता है फायरिंग करने का क्राउड पर। और जब फायरिंग होते हैं, गोलियां चलाने का आदेश दे दिया जाता है, तो लोगों को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, रास्ते को ब्लॉक कर दिया क्योंकि गलियां भी बहुत पतली थी, रास्ता बहुत पतले थे। और इस वजह से हजारों मतलब पुरुष, महिला और चिल्ड्रेन मारे गए और 1200 से ज्यादा लोग घायल हो गए, ऐसा कहा जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और जिस समय ये हत्याकांड हुआ था, मतलब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ, तो उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर। और इसी से बदला लेने के लिए 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या कर देता है सरदार उधम सिंह। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, यहाँ पर देखते हैं खिलाफत मूवमेंट 1920-22 में जो स्टार्ट हुआ था उसकी क्या बैकग्राउंड रहा था। एक्चुअल में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, जिसमें ब्रिटिश तुर्की के अगेंस्ट युद्ध में था। तुर्की के सुल्तान खलीफा माने जाते थे
कि मुसलमानों के रिलीजियस हेड हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब तुर्की के सेफ्टी को लेकर के खतरा महसूस होने लग गया और खलीफा की पोजीशन वीक होने लग गई, तो इंडियन मुस्लिम ने ब्रिटिश के प्रति एग्रेसिव एटीट्यूड को अपनाया, एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड को अपनाता है। इसी दौरान अली ब्रदर्स जो होते हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, लॉन्च्ड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन 1920, जिसका नाम दिया गया खिलाफत मूवमेंट, ताकि खलीफा के पोजीशन को दोबारा से रिस्टोर किया जा सके। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऑल्सो लेड द मूवमेंट, और इसको सपोर्ट किया गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली। फिर इसी संदर्भ में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की भी कहानी प्रारंभ होती है 1920-22 के टाइम पीरियड में। कलकत्ता का सेशन सितंबर 1920 में होता है, जहां पर कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के फेवर में बात करता है और डिक्लेयर करता है कि स्वराज ही हमारा अल्टीमेट गोल है। और इस मूवमेंट की जब शुरुआत हो जाती है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, जो कि 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है, इसमें असहयोग कुछ इस तरह से किया जाता है, जैसे जो नॉमिनेटेड ऑफिस थे वहां से लोगों ने रिजिग्नेशन दे दिया, टाइटल को सरेंडर कर दिया, गवर्नमेंट दरबार में ऑफिशियल फंक्शन में अटेंड करने से मना कर दिया, ब्रिटिश कोर्ट में लॉयर ने जाने से बहिष्कार कर दिया, जनरल पब्लिक ने मिलिट्री में और अदर गवर्नमेंट जॉब में जाने से मना कर दिया, यहाँ तक कि विदेशी सामानों का भी बाइकआउट हुआ। गांधी जी ने और साथ में अली ब्रदर ने, है ना, पूरा नेशन वाइड टूर किया और मतलब मीटिंग वगैरह एड्रेसिंग किया। और इस तरह से इसके अलावा एजुकेशनल बाइकआउट भी देखने को मिला, स्पेशली बंगाल में बहुत सक्सेसफुल रहा, पंजाब में भी लाला लाजपत राय भी बहुत एक्टिव से पार्टिसिपेट किए थे। एजुकेशनल बाइकआउट के अलावा लॉ कोर्ट का भी बाइकआउट होने लगा, जब बहुत बड़े बड़े लॉयर्स ने इस फील्ड को छोड़ दिया, मतलब अपनी वकालत छोड़ दी, जैसे मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, अरुणा आसफ अली, इन सबों ने इस फील्ड में अपने प्रैक्टिस को छोड़ दिया। इस तरह से मूवमेंट आगे बढ़ा और यहाँ तक कि जो विदेशी कपड़े बेचे जा रहे थे उस दुकान पर भी धरना देने लग गया और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने लग गया। इसी दौरान एक घटना होती है, इसी दौरान एक टाइम पीरियड आता है, जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स वो भारत विजिट करने के लिए आते हैं 17 नवंबर 1921 को। जब वो बॉम्बे में इंटर करते हैं, इंडिया में लैंड करते हैं, तो खाली गलियां होती है, शटर बंद होते हैं, इस तरह से कुछ मतलब इस तरह से उसका स्वागत, मतलब इस तरह से बेइज्जती करना, इस तरह से कह सकते हो कि उसका अपोजिशन किया, इसका विरोध प्रकट किया। लेकिन इसी संदर्भ में एक घटना हो जाती है 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है चौरी चौरा, जहां पर गुस्साए किसानों ने
लोकल पुलिस स्टेशन पर अटैक कर देता है। और अटैक इसलिए करता है क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को वहाँ के लोकल पुलिस बाधित कर रहे थे, उस पर लाठियां बरसा रहे थे। तो इसी वजह से उसने पुलिस स्टेशन को जला देता है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है। और ये जो पूरा वायलेंस होता है, इस वायलेंस से, इस चौरी चौरा इंसिडेंट से गांधी जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड लगते हैं, गांधी जी बहुत परेशान होते हैं। और गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लेता है। इस तरह से असहयोग आंदोलन का अंत हो जाता है। कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया जाता है गांधी जी के द्वारा। इसका वजह होता है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का इंसिडेंट। और इस डिसीजन से काफी लोग नाराज होते हैं, लोग भी नाराज होते हैं, बड़े बड़े नेता भी नाराज होते हैं। उसका डिसीजन का चारों तरफ से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, यहाँ तक कि उसके कलीग मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास और एन.सी. केलकर ने भी इसका विरोध करता है। और ये तीनों मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना करता है 1 जनवरी 1923 को। तो इसके संस्थापक सदस्य में रहे हैं मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास और एन.सी. केलकर। और ये स्वराज पार्टी एक तरह से कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी थे। स्वराज पार्टी ने कोशिश किया कि हम सिस्टम में रहेंगे, सिस्टम में रह करके सिस्टम को अंदर से कमजोर करेंगे, इसलिए सरकार में आना चाहा और इस वजह से ने चुनाव में भी पार्टिसिपेट किया। और इलेक्शन जब हुआ 1923 में, तो स्वराज पार्टी ने 45 सीट को कैप्चर किया आउट ऑफ 145। प्रोविंशियल इलेक्शन में वो बहुत कम सीट लिए, हालांकि सेंट्रल प्रोविंस में उसने क्लियर मेजोरिटी के साथ सत्ता में आए हैं। बंगाल में स्वराज पार्टी लार्जेस्ट पार्टी थी। स्वराज पार्टी के लोगों की डिमांड थी कि सभी पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ दिया जाए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, और जो भी रिप्रेसिव लॉ है उसको भाई खत्म करो, जो गवर्नमेंट ने लगा कर रखा है गलत गलत कानून। हालांकि 1925 में सी.आर. दास की मृत्यु हो जाती है, जिससे स्वराज पार्टी के लोग अपनी पॉलिसी बदल देते हैं और सरकार के साथ कोऑपरेट करने लग जाते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि 1926 में पार्टी टूट जाती है। फिर इसी संदर्भ में हम बात करेंगे साइमन कमीशन 1927 की। जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि स्वराज पार्टी की जो एक्टिविटी थी, वो एक्टिविटी काफी हद तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये एहसास दिला दिया कि हमें रिव्यू करना होगा कि सरकार में जो चीजें चल रही है वो सही है या नहीं है। क्योंकि 1919 में एक रिफॉर्म लाया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। उसके तहत डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, द्वैध शासन प्रणाली। तो इसको रिव्यू करने के लिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए मजबूर करता है स्वराज पार्टी की एक्टिविटी। और इसी संदर्भ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को नवंबर 1927 में अपॉइंट करता है, जिसमें सभी मेंबर्स यूरोपीय होते हैं, वाइट लोग होते हैं।
7 मेंबर होते हैं, सातों के सातों यूरोपीय होते हैं, कोई भी इंडियन नहीं होते हैं। तो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स फेल्ट इंसल्टेड एंड डिसाइडेड टू बायकॉट द कमीशन। और जब कभी भी कमीशन कहीं जाते थे इंडिया में, तो वहाँ पर साइमन गो बैक के नारे लगाते थे, उसके अगेंस्ट प्रदर्शन करते थे। और इसी संदर्भ में लाहौर में बहुत बड़ा प्रदर्शन होता है और वहाँ पर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और इसका बदला भगत सिंह दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या करके लेता है, जो कि व्हाइट पुलिस ऑफिसर होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेहरू कमेटी रिपोर्ट 1928। नेहरू कमेटी रिपोर्ट सेटअप की गई थी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर एक्चुअली ड्राफ्टिंग इट। और इसके चीफ आर्किटेक्ट थे इस रिपोर्ट के मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। और इसी रिपोर्ट आने के बाद जिन्ना बहुत नाराज हुए और 14 सूत्री पॉइंट उसने रखा। एक्चुअल में वो डिमांड था, 14 डिमांड थे, जिसको 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना नाम से प्रसिद्ध है। 9 मार्च 1929 को जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के लीडर होते हैं, वो नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है और उसके बाद 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना सामने रखता है। वहीं दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन होता है। एनुअल सेशन जो कि लाहौर में होता है दिसंबर 1929 में, उसके प्रेसिडेंटशिप होते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द इंडियन नेशनल कांग्रेस passed a resolution declaring पूर्ण स्वराज अर्थात कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी द गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट। और इसी संदर्भ में 31 दिसंबर 1929 को जो न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग था, तिरंगा, उसको फहराया गया और कहा गया कि 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इस तरह से चीजें आगे बढ़ती है। अब हम देखते हैं डांडी मार्च, जिसे साल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, 1930 में हुआ था। और इस डांडी मार्च के बाद से ही सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ होगा। तो क्या इसका मकसद था? मकसद यही था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस को प्राप्त करना है। जैसा कि लाहौर सेशन में ये बातें, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो टू अचीव द गोल्स ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, गांधी जी लॉन्च्ड अनदर सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। और इसके लिए गांधी जी ने along with 78 फॉलोअर्स, गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम। और ये तारीख था 12 मार्च 1930 को, फॉर स्मॉल विलेज डांडी, जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, टू ब्रेक द साल्ट लॉ। गांधी जी 240 मील की दूरी की यात्रा पूरी करते हैं। 24 दिन का वक्त लगता है। 12 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में गांधी जी पहुंचते हैं डांडी और 6 अप्रैल को साल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं।
और जो सी शोर होता है वहाँ से साल्ट को लेते हैं और साल्ट लॉ को ब्रेक करके ऑफिशियली अनाउंस करते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। जैसे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट होता है, गांधी जी was arrested on 5 मई 1930 और इसके विरोध में बहुत सारे बॉयकॉट हुए विदेशी सामानों का एंड इट टुक द शेप ऑफ नेशन वाइड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इन विच लेडीज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। और जल्द ही सरकार ने रिप्रेसिव मेजर्स अपनाए, जैसे कि बहुत लोगों को अरेस्ट करना, लाठीचार्ज, पुलिस फायरिंग, और इसी संदर्भ में लगभग 1 लाख लोग को जेल भेजा गया। इस तरह से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट प्रारंभ होता है और इसी संदर्भ में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1930 में। इट वाज हेल्ड इन लंदन ऑन नवंबर 12, 1930 टू डिस्कस द साइमन कमीशन। क्योंकि साइमन कमीशन जब भारत गया था तो उसने क्या रिपोर्ट लाया है इसको डिस्कस करने के लिए, बट वाज टोटली बायकॉटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। हालांकि मुस्लिम लीग और अदर पार्टी के लोग इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किए थे और भीमराव अंबेडकर ने भी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। भीमराव तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति थे। जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो कांग्रेस को पार्टिसिपेट कराने के लिए गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, और ये पैक्ट 5 मार्च 1931 5 मार्च 1931 को होता है। इनके लिए सप्रू और जायकर ये कोशिश करते हैं कि गांधी जी और इरविन के बीच में बातें हो जाए और 6 मीटिंग होती है वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में और फाइनली 5 मार्च 1931 को ये पैक्ट गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है और इस पैक्ट के तहत गांधी जी सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को वापस ले लेते हैं और एग्री हो जाते हैं कि हाँ हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा तो इसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। फिर आता है टाइम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में होते हैं। इट वाज हेल्ड इन लंदन ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ लॉर्ड विलिंगडन और एक टाइम पीरियड होता है सितंबर से दिसंबर के बीच में 1931 में। इस समय लॉर्ड विलिंगडन वाइसराय होते हैं इंडिया के और गांधी जी अटेंडेड ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ से कुछ ज़्यादा उम्मीदें तो था नहीं, जो इम्पीरियलिस्टिक पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, उनसे ज़्यादा उम्मीदें थी नहीं। हाउएवर ये फेल हो गया ये कॉन्फ्रेंसेस। गांधी जी कुड नॉट एग्री विद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड, जो कि उसने कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पॉलिसी को दिया था, तो उससे गांधी जी स्वीकार नहीं किए, उससे राजी नहीं थे, तो ऑलमोस्ट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाता है।
और वहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन के डिमांड जो फ्रीडम के होते हैं वो भी स्वीकार नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली ये फेल्ड माना जाता है। तो इस तरह से 1 दिसंबर 1931 को कॉन्फ्रेंस क्लोज कर दिया जाता है विदाउट एनी कॉन्क्रीट रिजल्ट। फिर आते हैं कम्युनल अवार्ड, मैकडोनाल्ड अवार्ड भी बोलते हैं, 16 अगस्त 1932 को। जब गांधी जी लंदन से वापस आते हैं तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। मतलब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद लंदन से जब इंडिया आते हैं उसके बाद गांधी जी अरेस्ट कर ले जाते हैं, क्योंकि दोबारा से गांधी जी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट प्रारंभ कर देते हैं। और उस टाइम जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उसने अनाउंस किया कम्युनल अवार्ड जो 16 अगस्त 1932 को था। और क्या था कम्युनल अवार्ड, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इस कम्युनल अवार्ड का मकसद ये था कि जिस तरह से मुस्लिम, सिख और यूरोपियों के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात है होती है, उनके अलावा हम डिप्रेस क्लास को भी एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन लाएंगे। मतलब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस क्लास ये लाने की कोशिश की गई थी। गांधी जी इससे बहुत नाराज थे और गांधी जी जानते थे इसका मकसद है कि कम्युनल बेसिस पर इंडिया को डिवाइड करना, यह उसकी पॉलिसी थी ब्रिटिश की। और इसको स्वीकार कर लिए थे भीमराव अंबेडकर। इसी संदर्भ में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है। तो हम देखते हैं पूना पैक्ट क्या था। पूना पैक्ट या गांधी अंबेडकर पैक्ट 24 सितंबर 1932 को ऐसा माना जाता है कि हुआ था। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने दिया था, ये स्टार्ट किया और ये भीमराव अंबेडकर इसको स्वीकार कर रहे थे। इसने बहुत बड़ा डिससेटिस्फेक्शन हिंदू के बीच में हो गया था। गांधी जी प्रोटेस्ट में चले गए, भूख हड़ताल में चले गए और उसने प्रोटेस्ट जेल में ही प्रारंभ कर दिए, क्योंकि उस समय गांधी जी जेल में थे जिस समय ये सारे कम्युनल अवार्ड दिए जा रहे थे। गांधी जी उस समय यरवदा, पुणे के यरवदा जेल में बंद थे। तो गांधी जी को मनाने के लिए पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, और अंबेडकर भी मान गए और उसको बस उसके सीट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में उसके सीट बढ़ा दिए, लेकिन अलग से उसका रिप्रेजेंटेशन होगा ऐसा नहीं, बस उसने रिजर्वेशन उसको दिया। इस तरह से पूना पैक्ट के जरिए ये मामला शांत होता है। फिर स्टार्ट होता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में। यहाँ पर भी ये फ्रूटलेस साबित होता है, क्योंकि यहाँ पर इस दौरान जो नेशनल लीडर थे सभी जेल में थे और कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। कांग्रेस सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे, पहले और तीसरे में नहीं। तो इस तरह से तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935. Simon Commission report submitted in 1930 formed the basis for the Government of India Act 1935 और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत कुछ चेंजेस किए गए, बाकी चीज़ें पहले वाली थी, कुछ चीज़ें चेंज किए गए, जैसे इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड एबोलिश्ड डायरकी इन प्रोविंसेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में जवाहरलाल नेहरू का कहना था, इट वाज ए न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज। हालांकि कांग्रेस इस एक्ट को अपोज किया था, फिर भी उसने इलेक्शन को कंटेस्ट किया, जो कि 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। और इसमें 6 प्रोविंस में जीते, इसने कांग्रेस ने विजयी प्राप्त किए, और फिर 2 मतलब टोटल 8 ऐसे प्रोविंस थे जहां पर उसने अपनी सरकार बनाई। मुस्लिम लीग हालांकि हैप्पी नहीं था कांग्रेस के रूल से, कांग्रेस के सत्ता में आने से, इसलिए मिस्टर जिन्ना ने डिस्क्राइब किया अपने शब्दों में इसको कि कांग्रेस वाज ड्रंक विद पावर एंड वाज ऑपरेसिव अगेंस्ट मुस्लिम्स। फिर आता है टाइम दिसंबर 22, 1939, जब कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक्चुअली में द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन यूरोप ऑन सितंबर 3, 1939, और उसकी वजह से ब्रिटेन भी इस युद्ध में प्रवेश करता है। विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन लीडर्स, द वायसराय डिक्लेयर्ड इंडिया ऑल्सो एज ए बेलग्रेंट कंट्री, अर्थात इंडिया को भी युद्ध में ढकेल देता है। और इस बात से नाराज रहते हैं इंडियंस, क्रिटिसिज्म करते हैं कि बिना आप हमसे पूछे युद्ध में शामिल है इंडिया, ऐसी घोषणा क्यों कर सकते हो, आप कैसे कर सकते हो। इंडिया मना कर देता है कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक कि हमारे डिमांड नहीं माने जाते हैं। इंडिया का डिमांड होता कि हमें डिक्लेयर नेशन घोषित किया जाए, तभी हम ब्रिटिश को युद्ध में हेल्प करेंगे। तो अक्टूबर 1939 में वायसराय का रिप्लाई आता है और वो कांग्रेस के डिमांड को रिजेक्ट कर देते हैं। उसका कहना होता है कि जो भी चीज़ें हैं गवर्नमेंट इन सब के बारे में सोचेगा जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो। कांग्रेस ने इस जवाब का पूरी तरह से निंदा की और कांग्रेस मिनिस्टर हर जगह 22 दिसंबर 1939 को रिजाइन कर दिया। जिन्ना was happy over this and he called upon the Indian Muslim to celebrate the resigning day of Congress minister as the day of deliverance। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस मनाया। फिर आते हैं नेक्स्ट पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन, जो 24 मार्च 1940 को होता है। एक्चुअल में इसके आइडियाज
तो इकबाल के द्वारा ही गढ़ा गया, लेकिन एक्चुअल में पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली द्वारा दिया गया 1935 में। और लाहौर सेशन होता है मुस्लिम लीग का 24 मार्च 1940 में, जिसमें पाकिस्तान रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है और फेडरल स्कीम को रिजेक्ट कर देता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अगस्त ऑफर, या इसको लिनलिथगो ऑफर भी कहते हैं। 8 अगस्त 1940 को आया था। On August 8, 1940, the Viceroy Linlithgow came out with certain proposals known as August Offer, declaring that the goal of British government was to establish dominion status in India. It accepted that framing of a new constitution would be the responsibility of the Indians. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस समय 1940 में, उसने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। एक्चुअल में अगस्त ऑफर का मेन मकसद था कि जो वर्ल्ड वार चल रहा था उसमें कांग्रेस का हम मदद ले सकें। मुस्लिम लीग however welcomed the offer as it ensured that no further constitution would be adopted without the prior approval of Muslim. लीग ने डिक्लेयर किया कि जो मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम है इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, वो तभी सॉल्व हो सकता है जब इंडिया का पार्टीशन होगा, विभाजन होगा। इस तरह से अगस्त ऑफर फेल हो जाता है और इंडिया का कॉपरेशन अंग्रेज युद्ध में नहीं ले पाते हैं, और इस तरह से कांग्रेस और ब्रिटिशर के बीच में खाई और बढ़ जाती है। साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी खाई बढ़ जाती है। फिर आता है नेक्स्ट टाइम पीरियड, अक्टूबर 1940 से दिसंबर 1941 का टाइम पीरियड, इंडिविजुअल सत्याग्रह या इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडिएंट। द कांग्रेस वर्किंग कमिटी डिसाइडेड टू स्टार्ट इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडिएंट ऑन अक्टूबर 17, 1940। विनोबा भावे को फर्स्ट सत्याग्रही बनाया गया, दूसरे सत्याग्रही नेहरू थे। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिप्स मिशन। मार्च 1942 में। In 1942, the British government realized that it could not ignore the Indians' problem anymore. As a result of World War, situation worsened for the British with Japanese advance towards Indian borders. जापान इंडियन बॉर्डर के करीब आ चुके थे और अंग्रेजों को लग गया कि बिना इंडियन के सहयोग से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, युद्ध को जीतना मुश्किल है, इसके प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो उसने क्रिप्स मिशन को भेजता है, क्योंकि 7 मार्च 1942 को रंगून जो बर्मा में है वो जापान के कब्जों में आ जाता है। यहाँ तक कि एंटायर साउथ ईस्ट एशिया जापान के कब्जों में आ जाता है। इससे ब्रिटिश घबरा जाते हैं
और इसलिए इंडियन का कॉपरेशन पाने के लिए सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भेजते हैं, जो कि एक ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होते हैं, और इंडिया भेजते हैं ताकि जो भी मामला उसको सेटल करें। क्रिप्स proposed dominion status after the war, but his proposal was rejected by all the political leaders. As no party agreed to accept this proposal, the Cripps mission ended in failure. क्रिप्स मिशन फेलियर में खत्म हो जाता है। ये अपने कामों में कामयाब नहीं हो पाता है। Regarding the Cripps mission proposal, Mahatma Gandhi remarks a post-dated check on a crumbling bank। फिर नेक्स्ट आता है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। On August 8, 1942, Congress in its meeting at Gwalior Tank, Bombay, passed a resolution known as क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, जहां पर गांधी जी ने ब्रिटिश से भारत छोड़ने के लिए कहा और इसने नारा दिया डू और डाई का, करो और मरो का। और 9 अगस्त 1942 को सभी प्रोमिनेंट लीडर जैसे गांधी जी, पटेल आदि अरेस्ट कर लिए गए, और कुछ जो लीडर थे जैसे जयप्रकाश नारायण, लोहिया, अरुणा असफ अली, उषा मेहता, ये सब रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा कि बाहर में ही थे। Violence spread throughout the country. Several government officers were destroyed. Several government offices were destroyed and damaged. Telegraph wire were cut and communication paralyzed. पैरेलल गवर्नमेंट को भी कुछ जगह पर इस्टेब्लिश किया गया था। हालांकि क्विट इंडिया जो टर्म है वो गांधी जी के कैंपेनियन यूसुफ महरौली ने दिया था, और ये नारा क्विट इंडिया का दिया है गांधी जी ने, लेकिन ये टर्म दिया है यूसुफ महरौली ने। फिर गांधी जी का फास्ट आता है 1943 में 43 में। गांधी जी अंडरटूक 21 डे फास्ट इन जेल, और 13वें दिन के बाद गांधी जी की हालत खराब हो गई, उसके जीवित रहने की सारी आशाएं खत्म हो गई। हालांकि एज ए रिजल्ट ऑफ हिज मोरल स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल स्टेमिना ही सर्वाइव्ड एंड कंप्लीटेड द 21 डेज फास्ट। इस तरह से गांधी जी ने इस वायलेंस को रिफ्यूज भी नहीं किया, कंडेम भी नहीं किया। मतलब गांधी जी जो थोड़े से वायलेंस होने की वजह से आंदोलन वापस ले लेते थे, यहाँ तो बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, फिर भी गांधी जी इसको कंडेम नहीं करते हैं, निंदा नहीं करते हैं, इसके बजाय गवर्नमेंट को ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट CR फॉर्मूला 1944 में। 1944 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एक प्रपोजल लाया कि एक कमीशन को अपॉइंट किया जाए जो नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट, जहां पर मुस्लिम है मेजॉरिटी में, उस वाले एरिया में प्लेबिसाइड कराएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। ये चीज डिसाइड करने के लिए कि सेपरेशन होना चाहिए कि नहीं, पार्टीशन होना चाहिए कि नहीं। यदि वो
प्लेबिसाइट में एग्री हो जाते हैं पार्टीशन के लिए तो पार्टीशन हम कर देंगे। और बस सेफ गार्डिंग के लिए, सुरक्षा के लिए जॉइंट डिफेंस, कॉमर्स और कम्युनिकेशन रखेंगे। जिन्ना ने इसको ऑब्जेक्ट किया क्योंकि वह चाहते थे कि सबसे पहले कांग्रेस टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करें, और वो ये भी चाहते थे कि नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट इंडिया में सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे प्लेबिसाइट में। तो ये सीआर फार्मूला भी फैल रहा। हालांकि सीआर फार्मूला को बीडी सावरकर ने, जो कि एक हिंदू लीडर थे, उसने कंडेम किया, इसकी निंदा की इस प्लान को। नेक्स्ट देखते हैं वेवल प्लान 1945। वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस, जो 14 जून से 14 जुलाई 1945 के बीच में होता है। और उस समय वायसराय होते हैं भारत के लॉर्ड वेवल। इस वेवल प्लान जो शिमला में हुआ था, उसका उनमें से एक मेन प्रपोजल ये भी था दैट executive council would be constituted giving a balanced representation to the man community in it, including equal representation to Muslim and Hindus। और ये जो वेवल प्लान था इसलिए भी आया था क्योंकि 1945 तक युद्ध जो लंबा चला, इसकी वजह से स्थितियां बहुत खराब हो चुकी थी। दिन प्रतिदिन इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होते जा रहा था, अकाल पड़ रहे थे, और इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके लिए मजबूर हुआ कि किसी तरह इंडियन को सेटिस्फाई करने की कोशिश किया जाए। इसके लिए वेवल प्लान आता है। और वेवल प्लान जब इशू होता है तो मेंबर ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी को जेल से रिलीज कर दिया जाता है। ट्वेंटी टू प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स का कॉन्फ्रेंस जो कि शिमला में होता है, उसको वेवल प्लान के रूप में कंसिडर किया जाता है। A conference of 22 prominent Indian leaders called at Shimla to consider the वेवल प्लान, लेकिन कोई डिसीजन नहीं हो पाया। reached no decision। नेक्स्ट देखते हैं आईएनए ट्रायल जो नवंबर 1945 में होता है। पीके सहगल, शाह नवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, इन सबको रेड फोर्ट लाल किले में नवंबर 1945 में ट्रायल के लिए लाया गया। और इसको बचाने के लिए चीफ डिफेंस एडवोकेट उस समय थे भुल्लाभाई देसाई। इसके अलावा डिफेंस लॉयर थे तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली एंड मोहम्मद अली जिन्ना। अब देखते हैं थोड़ी सी बातें इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए के बारे में कर लेते हैं, मतलब आजाद हिंद फौज। एक्चुअल में जापान ब्रिटिश को हराने के बाद, साउथ ईस्ट एशिया में हराने के बाद, बहुत सारे जो इंडियन सोल्जर थे जिसको एज ए प्रिजनर ऑफ वार पकड़ के रखे थे, उन सब का एक कॉन्फ्रेंस होता है टोक्यो में मार्च 1942 में। और उन लोगों ने बनाया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की।
And at the Bangkok conference, Ras Bihari Bose was elected president of League. कौन सा लीग? Indian Independence League. INA, Indian National Army, was a brainchild of Mohan Singh. INA was formed by Ras Bihari Bose in 1942. लेकिन 1943 में INA को सुभाष चंद्र बोस ने रीऑर्गेनाइज किया, क्योंकि जुलाई 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ज्वाइन करता है और रास बिहारी बोस लीडरशिप को हैंडेड ओवर करता है। उससे पहले सुभाष चंद्र बोस 1941 में बर्लिन चले जाते हैं और वहीं पर वो इंडियन लीग की स्थापना करते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एंड INA was formed by Subhash Chandra Bose in Singapore on October 21, 1943. 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सरकार की स्थापना करता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की स्थापना करता है स्वतंत्र भारत का सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी INA had 3 फाइटिंग ब्रिगेड और उसके नाम होते हैं सुभाष, गांधी और नेहरू। रानी झांसी ब्रिगेड वाज एन एक्सक्लूसिव वुमेन फोर्स, महिलाओं के ये फोर्स थे। ऐसा कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 में टोक्यो जाते वक्त ताइवान में इसकी मृत्यु हो जाती है सुभाष चंद्र बोस की एयर क्रैश होने की वजह से। फिर नेक्स्ट हमारा आता है रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स म्यूटिनी, जो 18 फरवरी 1946 को होती है। 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे रेटिंग जो कि बॉम्बे रेटिंग का कहना होता है कि हमारे साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, भोजन में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, गालियां भी देते हैं। इस वजह से इसने विरोध करता है। हालांकि वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना जॉइंटली रेटिंग को मनाते हैं कि 23 फरवरी 1946 को आप सरेंडर कर दें। The Britishers for the first time seriously realized that with this awakening among the Indians and revolt in armed forces, इंडिया को अब और आगे परेशान नहीं किया जा सकता और इंडिया को गुलाम बनाकर रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आर्म्ड फोर्स में भी अब लोग जाग रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। फिर आता है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैबिनेट मिशन। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली मेड ए डिक्लेरेशन ऑन मार्च 15, 1946. The British cabinet mission would visit India to make recommendation regarding constitutional reform to be introduced in India. मेन मकसद यही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया जाए और अंततः कैबिनेट मिशन प्लान के जरिए ही
भारत के संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का स्थापना होता है, भारत के संविधान का निर्माण भी होता है। कैबिनेट मिशन में 3 लोग शामिल थे, एक लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों इंडिया विजिट किए थे और तीनों एक कैबिनेट मिनिस्टर थे ब्रिटिश में, दैट इज वाई इसका नाम था कैबिनेट मिशन। ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं। हालांकि अच्छे जो सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अंततः मिशन इस बात को स्थापित करने में कामयाब हो जाता है कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की स्थापना हो जाएगी और अंततः इसके जरिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान सभा की स्थापना हो जाती है और साथ में इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाए जाते हैं। मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करता है प्लान को ऑन 6 जून 1946 को। कांग्रेस भी आधा अधूरा आधा प्लान को एक्सेप्ट करता है। फिर नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एक्शन कैंपेन 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाता है, लॉन्च करता है और जिसकी वजह से देश में कम्युनल राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं और स्पेशली बंगाल में बहुत दंगे होते हैं। नेक्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड हुए थे। कांग्रेस मेंबर लेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ज्वाइंड इट बट मुस्लिम लीग डिड नॉट। और यहाँ तक कि मुस्लिम लीग ने जो पहले अपना एक्सेप्टेंस दिया था कि हम इस प्लान को, कैबिनेट मिशन प्लान को मानते हैं, वो प्लान जो एक्सेप्टेंस था, जब मंजूरी था, उसको वापस ले लेता है। अब ये नाराज है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हो जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट डिक्लेयर किए जाते हैं और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बैठती है पहली दफा और मुस्लिम लीग इस असेंबली को ज्वाइन नहीं करते हैं। और फिर आता है इटली अनाउंसमेंट 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस करते हैं कि ब्रिटिश वुड विथड्रॉ फ्रॉम इंडिया बाय जून 30, 1948 एंड लॉर्ड माउंटबेटन वुड रिप्लेस वावेल को हटाकर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत भेजता है। और फिर माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून 1947 को। हालांकि मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड वावेल को रिप्लेस करते हैं और 3 जून 1947 को प्लान अनाउंस करते हैं जो माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। और अल्टीमेटली माउंटबेटन का जो फॉर्मूला होता है डिवाइड इंडिया बट रिटेन मैक्सिमम यूनिटी, तो अल्टीमेटली यही होता है कि इंडिया का डिवीजन हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान दो देश बनेंगे और दोनों का अलग अलग अपना संविधान बनेगा। फिर आखिरी में आता है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। ये
ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाती है भारत को और भारत का विभाजन हो जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना आज़ादी दिवस मनाता है, स्वतंत्रता दिवस। वहीं 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो इस तरह से हमने भारत की आज़ादी करा दी।